Hello and welcome everyone. My name is Ashutosh and today I'm going to discuss the strategy of CUET PG Political Science for 2026. तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड I made this video just to help the student of political science, those who are preparing for CUET PG 2026. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ, एक और चीज़, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ तो फर्स्टली आई हैव टू प्रूव दैट यस आई एम एलिजिबल टू स्पीक। तो मैं 1 मिनट लूँगा अपने बारे में बताने के लिए थोड़ा सा। तो माई एलिजिबिलिटी यू कैन सी हियर। I have cleared this UET PG 2025 with 240 marks, sorry, in just 7 days। अब देखिए 7 days देख के चौंकना नहीं है, ये 7 days में इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने मतलब मेरा बैकग्राउंड था इसमें और मैंने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ी थी अच्छे से, और साथ में मैंने यूपीएससी ऑप्शनल की कोचिंग कर ली थी एग्ज़ाम के पहले। तो आई वॉज इन अ कंटिन्यूस टच विद दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 years। तो मुझे उतनी दिक्कत हुई नहीं, 7 दिन मेरे लिए काफ़ी थे। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 7 दिन में हो जाएगा, टाइम लगता है। एंड आई हैव ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, जाकिर हुसैन कॉलेज से, एंड वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में। यूपीएससी सीएससी में ऑप्शनल है ही, एंड ऑल्सो आई एम परस्यूइंग डिप्लोमा इन ग्लोबल डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रॉम लंडन यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ टू स्पीक अबाउट दिस सब्जेक्ट and to teach for this particular exam। तो लेट्स डिस्कस आगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लान स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे फियर मार्केट में घूम रहे हैं और ये फियर कोचिंग वालों ने क्रिएट कर रखा है ज़्यादातर। मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट टेलिंग कि कुछ चीज़ें जैसे 6 6 महीने के कोर्सेज, साल साल भर के CUET PG के कोर्सेज बिक रहे हैं मार्केट में, 10 10 हज़ार के कोर्सेज बिक रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे कुछ दोस्तों ने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, एक मैम है पॉलिटिकल साइंस, मदर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोचिंग इंडस्ट्री में उनको कहा जाता है, वो काफ़ी पॉपुलर मैम है, 10 10 हज़ार के कोर्सेज बेचती हैं। एंड लिटरली जिन्होंने लिया था दे वर शोइंग, क्या ही पढ़ा रहे थे वो लोग सच में। क्लास में वो PDF लेके ला के दे दिया 500 पेजेस के, और कोई एक रैंडम इंसान आके क्लास में सो रहा है सच में। उसमें पॉलिटिकल थियरी और WPT जिन जिन टीचर ने भी पढ़ाया था, ही वॉज लिटरली स्लीपिंग इन द क्लास। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज वोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, और कंटेंट नहीं भी होने से अब तो यार इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन सब अवेलेबल हैं, AI से भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोचिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, थोड़ी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मैं एज सच कोचिंग का विरोधी नहीं हूँ, कोचिंग करनी चाहिए, बट देख लो थोड़ा कोचिंग का हिस्ट्री कैसा रहा है। कोचिंग का काम सिर्फ ये नहीं होता कि कंटेंट लोड कर दो 500 पेजेस का। कोचिंग का काम होता है कि चीज़ें आसान करना, और वो चीज़ें आसान कम करते हैं और फियर मॉन्गरिंग ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर की, क्योंकि उनको कोर्स बेचना है यार अपने अगले साल का। तो पहला जो डर है कि इज 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने इनफ है, तो लेट मी टेल यू इट्स मोर देन इनफ फॉर एनी, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या एवरेज काइंड का स्टूडेंट हो। इट्स मोर देन इनफ, 45 to 50 days, एंड यू हैव ऑलमोस्ट आई थिंक 60 days। 25 मार्च, शायद 20 मार्च या 22 मार्च को पेपर होगा, तो 50 से 55 दिन है आपके पास। बहुत होते हैं इतने, बस वही रोज 5 6 घंटे बहुत होंगे। कोचिंग की ज़रूरत बता ही दी मैंने कितनी है। किसी का पॉलिटिकल साइंस में बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी हो जाएगा। देखो इसलिए हो जाएगा,
मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 1.5 महीने में पूरी पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे जितना सिलेबस में, नहीं, आपको रटना पड़ेगा। एक ही सॉल्यूशन है, रटना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एग्जाम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी के लिए कुछ फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, कि जो भी ये सीयूईटी पीजी का एग्जाम है, इट्स ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। बहुत बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट्स डिमांड करते नहीं, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते भी हैं तो वही पूछते हैं जो डायरेक्ट, जो रट के काम चल जाता है स्टूडेंट्स का। तो उतना डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का कुछ है, नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन नहीं है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से नेग्लिजिबल क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे वो करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं पेपर में, वही उनसे दो होते नहीं है, क्योंकि वो तो जानबूझ के दिए जाते हैं, वो डर क्रिएट करने के लिए कि तुम डर जाओ क्या आ गया। फिर वो अगले साल पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि उनको सही करना है, और वो दो क्वेश्चन सही करने के चक्कर में पूरा पेपर खत्म करके आते हैं। तो ये वाला नहीं बनना है। तो देखते हैं 2025 में। आप देखिए डब्ल्यूपीटी से कितने, 11 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आईपीटी से, पॉलिटिकल थियरी से 5। देखिए ये तीनों एक टाइप के पेपर्स होते हैं जिसमें मैंने आगे लिख रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों बड़े सिमिलर टाइप से हैं। अब इसमें देख लो, ये तीनों अकेले मिला के इट्स अराउंड कितना, 11 5 16 5 21 मतलब समझ जाइए अराउंड 30% सिलेबस। ये 30 क्या, मुझे लगता है इस बार थोड़ा कम हो गया था पॉलिटिकल थियरी में, वरना पॉलिटिकल थियरी में 10 10 क्वेश्चन आते हैं। आईआर 20 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस, और ये बहुत आसान आते हैं सच में, आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। आईजीपी भी बेसिक ही पूछते हैं, वो वही पार्लियामेंट, वही फंडामेंटल राइट्स, इतने आसान आसान क्वेश्चन यार। आर्टिकल 21 22, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है थोड़ी सी भी तो, या ग्रेजुएशन करी है, ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन करके आप पीजी देने जा रहे हैं, तो इतना तो सबको पता होता है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में यार इस बार 2025 में खेल हुआ था थोड़ा सा, इसलिए पिछले साल से थोड़ा सा कम कट ऑफ इस बार गया है, क्योंकि सीजीपी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए अचानक से, और थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे थे जो अनसॉल्वेबल थे, बट इतना भी इशू नहीं है, ये भी ठीक था। पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर्स का भाई मुझे कुछ नहीं पता, जो भी आएगा देख लेना, मतलब सेम ही है हर साल, एवरेज वैसे ही है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते रहते हैं किसी। आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। ट्रेंड, तो ट्रेंड एनालिसिस 2021 से 2025 तक का ट्रेंड एनालिसिस देखो। सबसे पहले हम वर्ल्ड डब्ल्यूपीटी देखते हैं। अब इसमें देखो ये सारे थिंकर्स हैं। देखो कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे इन लोगों ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था, हेजीमनी, हु गेव विच ऑफ द थिंकर एसोसिएटेड विद द टर्म हेजीमनी, या हु गेव द कॉन्सेप्ट हेजीमनी। अब वो आंसर है एंटोनियो ग्राम्सी। अब बच्चे बच्चे ने देखा एंटोनियो ग्राम्सी आंसर है, अब वो पढ़ने चला गया ग्राम्सी। ग्राम्सी बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। आप ये देखिए कि किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको। 240 200 जेएनयू चाहिए तो 240 200 240 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 240 नंबर, 245 नंबर बहुत होंगे जेएनयू के लिए। और डीयू के कोई कॉलेजेस चाहिए तो आपको 200 प्लस, बीएचयू का भी वही है 210 200, बीएचयू डीयू दोनों का सेम ही होता है लगभग लगभग। तो आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं, 60 क्वेश्चन सही करिए, उसके बाद आप 4 5 गलत करिए, 7 गलत करिए, तो सारे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया नहीं है अभी वीडियो में, बट बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा। आप लोग उस लिंक से इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार देख लेना। वैसे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा दिख जाए तो। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ।
हम्म, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये रहा क्या क्या हमें कवर करना है, ये है इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक सेकेंड। WPT और IPT में हमें क्या क्या कवर करना है, इस पे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आप लोग देखिए। एक तो सिंपल, मतलब जो कोई थिंकर है उसके कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए, उसके प्रिंसिपल्स पूछ लिए, लॉज पूछ लिए, या तो इसके डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। मतलब दे दिया ना चार ऑप्शंस कि विच इज मोर सुटेबल वाला चीज, या थिंकर के प्रिंसिपल्स पूछ लिया कि कौन से थिंकर ने ये दिया था। तो देखो एग्जांपल है, बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं यार। जस्टिस पूछ लिया, हु इज विच थिंकर इज रिलेटेड टू concept of justice, knowledge, general will, self-preservation, veil of ignorance, अहिंसा, ह्यूमनिस्ट फिलोसफी, ह्यूमनिस्ट थियरी जो एम एन रॉय। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस एक फ्रेमवर्क में तैयार करना है आपको। कवर टू कवर किसी भी थिंकर को नहीं पढ़ना है। उस थिंकर में जैसे जिसका बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको झूठे होप नहीं दूंगा कि आप 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा अगर जो 1.5 महीने में एग्जाम क्लियर करना है। उसके लिए थिंकर उठाइए, प्लेटो उठाया, प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स सारे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए थे उसको लिख लिया एक जगह, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट्स दिए उन कॉन्सेप्ट्स का एक एक लाइन में डेफिनेशन। इतना ही है। मैं बता रहा हूँ, मैंने 2025 में, मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में, अगर जो मैंने A1 पेजर नोट्स बनाए थे कि प्लेटो का एक पेज में खत्म। उसमें करना है आपको, प्लेटो उठाया, कॉन्सेप्ट्स उसके चार पांच जो भी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड उनसे, उन कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा डेफिनेशन की, वो भी पूछ लेता है ना पेपर में, वो पढ़ लिया। प्लेटो की स्टेटमेंट्स, जो वो भी स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं कि सारे कुछ भी लगे हैं प्लेटो की रिपब्लिक ही पढ़ने लग गए। नहीं, किताब नहीं पढ़नी है प्लेटो की, ना तो प्लेटो बनना है, एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद कॉलेज में जाके प्लेटो और सॉक्रेट्स बन जाना। स्टेटमेंट्स उठाए, फेमस फेमस स्टेटमेंट्स ही पढ़ने हैं। क्रोनोलॉजी से बहुत सारे सवाल आते हैं कि थिंकर ने कौन सा, जैसे होता है ना कि प्लेटो की जो किताबें हैं, मान लो क्रिटो है, रिपब्लिक है, बहुत सारी प्लेटो ने जो किताबें लिखी हैं, अब उन किताबों का क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस CVT के फेवरेट हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। तो ये वाले, ये क्रोनोलॉजी तैयार करना है, मतलब ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब यही है, ईयर रटना नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि पहले प्लेटो ने क्या किया, उसके बाद क्या किया। हाँ, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर बुक्स तो बताया ही मैंने कि किसकी कौन सी किताब है, थिंकर्स की किसने कौन सा किताब लिखा, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इससे सवाल बनते ही बनते हैं। और बहुत सारे थिंकर्स को कुछ क्रिटिसाइज, मतलब बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, फिर उनके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। जैसे कार्ल पॉपर, ये कार्ल पॉपर एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, वो हर किसी को क्रिटिसाइज करते थे। एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी करके उनकी जो किताब थी, तो वो हर किसी को मतलब एक टाइटल दे देते थे ना। जैसे हमारे मैकियावेली साहब थे, सॉरी नॉट मैकियावेली, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, इट्स JS मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल को रिलेक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता था। क्यों कहा गया था रिलेक्टेंट डेमोक्रेट इनको? क्योंकि इन्होंने, जब इंडिया जैसे कंट्रीज, जो भी कॉलोनीज कंट्रीज थी जहाँ पे डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने की बात की गई, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, दे डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी। तो इसीलिए इनको रिलेक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया। वैसे बहुत बड़े डेमोक्रेट बनते थे, या वेस्ट वाले इनको मानते हैं बहुत बड़ा डेमोक्रेट, बट कॉलोनीज को ये मानते थे कि उनके पास डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, बट अभी वो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। समझ गए? टाइटल्स जो मिलता है थिंकर्स को, वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग आंसर देना, एकेडमी करके एक स्कूल बोलो, या का नाम ही था एकेडमी, किस थिंकर से एसोसिएटेड है, किसने स्टार्ट किया था ये।
ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पेपर में। अब देखो पॉलिटिकल थियरी डिस्कस कर लेते हैं, वो आईपीटी डब्ल्यूपीटी हो गया। पॉलिटिकल थियरी में देखो सिमिलर ट्रेंड लाइक डब्ल्यूपीटी और आईपीटी, इसमें भी बहुत सिंपल ही रखते हैं। देखो ये 3-4 टॉपिक हैं, मतलब जो भी उसमें टॉपिक हैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग, यहाँ पे सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहा, बट सिलेबस आसान ही है। लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, जो भी टॉपिक्स हैं इनके आइडियाज, और जैसे ऊपर गया था ना, थिंकर्स थे और थिंकर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते थे। यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड थिंकर्स पूछे जाएंगे। समझ गए कि अब जैसे मान लो कोई भी आइडिया है लिबरलिज्म, अब इसमें बहुत सारे लिबरलिज्म आया, पॉजिटिव लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म। अब पूछ लेगा सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल लिबरल या पॉजिटिव लिबरल, तो ऐसे वाले सवाल बनेंगे इसमें पॉलिटिकल थियरी में। फिर उसी में से उन्हीं सारे थिंकर्स की किताबें पूछ लेता है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी, या ये किताब जो भी है थिंकर्स, मतलब सेम ट्रेंड है, इसमें कुछ है नहीं खास। समझ जाना ना, समझ मतलब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना अच्छे से। फिर यहाँ जो आइडियाज दिए गए हैं ना इन थिंकर्स के द्वारा, या अब लिबरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हेलो, सॉरी शायद आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, इट्स फाइन, सॉरी सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसकी आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं वैसे वाले, मतलब पिछले 2 सालों में 2024 और 25 में ऐसा ट्रेंड रहा है कि दे हैव आस्क्ड थोड़ा सा अंदर जाके कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब फिर व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, ऐसे वाले सवाल। फिर एक सवाल बहुत फेमस बनते हैं कि कौन सा थिंकर पॉजिटिव लिबरल था, कौन सा थिंकर नेगेटिव लिबरल था, ये वाले सवाल भी बहुत बनते हैं। तो इस पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे चलते हैं आईआर की तरफ, मेरा फेवरेट आ गया। देखिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस में, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में पढ़ना है आपको। इसी ऑर्डर मतलब कि सवाल कहाँ से ज़्यादा बनते हैं। देखो रियलिज्म से, अभी आप जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस का वो चार्ट डाला है उसमें देखेंगे, रियलिज्म से अराउंड 8 से 9 सवाल बने, लिबरलिज्म से 3 बने हैं। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है। देखो इंटरनेशनल रिलेशन मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे पेपर का सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान टॉपिक सेक्शन है ये, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये, क्योंकि वो वही क्वेश्चंस घूम घुमा के हर बार आपने इसके सिर्फ पीवाईक्यूज कर लिए ना, तो भी मोर देन इनफ है। मतलब मोर देन इनफ नहीं है, बट इट्स इनफ, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, मतलब 60% इससे सही हो जाएंगे आपके। देखो ये रियलिज्म लिबरलिज्म डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक पूछते हैं। कोई एक कीवर्ड उठा के दे देंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन रिलेटेड टू विच थियरी, बस ऐसे ऐसे ही सवाल पूछना है, बहुत आसान आसान। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है, और इनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स की रियलिज्म से रिलेटेड, जैसे क्लासिकल रियलिज्म के हमारे हेंस जे मॉर्गन था वो हैं, और न्यू लिबरलिज्म के केनेथ वॉल्ट हैं। तो ऐसे ही सवाल, मतलब बहुत सिंपल ही रखेंगे, ऐसे नहीं ढेर सारे थिंकर्स को पढ़ना है। पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था जॉन मियर शिमर की। आप लोग अगर जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं तो मियर शिमर को तो जानते होंगे, यूट्यूब पे उनके बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। और अब एक सवाल, हाँ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारा, मतलब ये तो फेवरेट है इनका, यूएन से शायद अराउंड 13 सवाल बने हैं, सार्क से 8 क्वेश्चंस बने हैं, एशियान से 6 या 7 क्वेश्चंस बने हैं, यूरोपियन यूनियन, G20, इन सारे बिम्स्टेक वम्स्टेक से, WTO, इन सबसे तो सवाल नहीं पूछते। बट ये जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब देखो इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैंने बहुत डिटेल में स्टडी करा है, एक एक पीवाईक्यू मैंने पिछले 5 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब पढ़े हैं, उसके बाद लिखा है कि क्या क्या पढ़ना है। ओनली रेलेवेंट, हम सिर्फ रेलेवेंट पढ़ेंगे, कुछ भी उसके बाहर का नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, किसने कब ज्वाइन किया, ये बहुत ज़रूरी है। पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था शायद क्रोएशिया का, किसने ईयू कब ज्वाइन किया। आई गेस क्रोएशिया ही पूछा था। हम्म। फिर वीटो पावर से रिलेटेड बहुत सवाल पूछ लेता है, जैसे यूएन जनरल असेंबली में वीटो पावर्स किनके पास है। फिर इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस अडॉप्टेड, ये भी बहुत पूछते हैं लोग, खासकर शार्क से ढाका डिक्लेरेशन और ये सब सवाल बहुत पूछते हैं। और रीसेंट वाले डिक्लेरेशंस बहुत सारे पूछते हैं। और थोड़ा सा चेयरपर्सन के बारे में जानना, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, यूएन जनरल असेंबली का जो चेयरपर्सन है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। थोड़ा सा इस पे, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने देखे पीवाईक्यू देखते हुए कुछ सवाल ऐसे थे, तो पढ़ लेने में क्या बुराई है। बस इतना ही तो देखना है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, बस नाम जान लो, कंट्री जान लो। फिर देखो भाई, ये तो क्रोनोलॉजी का तो मैं क्या ही बोलूं, इतने सारे सवाल है ना। तो मतलब ईयर तो इतने हिस्ट्री में नहीं रटने पड़ेंगे जितने आपको पॉलिटिकल साइंस में ईयर्स रटने पड़ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि पेपर बनाने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से आते हैं, उसका एक ही कंसर्न है कि आप रट कितना अच्छे से सकते हैं। तो आप ईयर रटिए, सारे इवेंट्स रटिए, कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, पूरा शार्क का जब से स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो जो इवेंट्स हुए वो रटने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो मतलब ये पेपर आपका रट्टाफिकेशन पावर ही चेक कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वाला गेम है नहीं। समिट्स पूछता है रिसेंट में, फिर जो भी समिट्स हुए हैं, फिर वेन्यू जरूर पूछता है कि कहाँ पे हुए हैं, प्रेसिडेंसी किस कंट्री के हाथ में है, ये पूछता है। देखो भाई, फिर कोल्ड वॉर में ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही है इनके पास, कोल्ड वॉर में घूम घुमा के पिछले 4 साल 5 साल में यही सवाल घुमा घुमा के, एक तो कोल्ड वॉर के कुछ अराउंड 15-20 इवेंट्स हैं, 20 उन्हीं 20 में से 4 दे देगा, बोलेगा क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करो, 2 क्वेश्चन दे देगा एक ही साल में। बहुत तेज लोग हैं ये। तो इसमें तो बस कुछ नहीं करना है, इवेंट्स उठाओ स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, सोवियत यूनियन के फॉल तक, फॉल ऑफ यूएसएसआर 1990, वहां तक स्टार्टिंग से लेके अंत तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग से लेके 1990 तक, 1991 रशिया का फॉल जब हुआ यूएसएसआर का, तब तक का कोल्ड वॉर के जितने इवेंट्स बीच में हुए, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, वो क्यूबन क्राइसिस, जो भी हुआ, मार्शल प्लान, ये सारी चीजें आपको अच्छे से ईयर के साथ, मतलब ईयर नहीं याद रखना है, नहीं याद रख पाए तो ऑर्डर कम से कम याद रखिए कि कब पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। आसान मतलब, यार आसान तो क्या ही बोलो, रटना आसान तो होता नहीं है, बट अब आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे। देखो यार, फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ यही 3 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इधर उधर की ऑस्ट्रेलिया इंडिया का पढ़ रहे हैं, इंडिया ईयू का पढ़ रहे हैं, इतना नहीं है। वैसे इस साल करंट अफेयर्स में देखो, ईयू के साथ एक हमारा एफटीए हुआ है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यू यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यूरोपियन यूनियन हमारे आईआर के सिलेबस में है, तो शायद एक सवाल बन सकता है इससे। और बांग्लादेश काफी न्यूज में है, हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ अभी जैसा चल रहा है बहुत खराब। तो मे बी आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो इन लोग को ये पेपर कैसा बनाते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि रटा ही रहे हैं ये। अब देखो यार, इनमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे मेन, सॉरी ये ऊपर कैसे चला गया, देखो कीवर्ड्स पढ़ने हैं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था, ओपन डोर पॉलिसी किसका है, वो चाइना का। इसमें क्वेश्चन दे देगा आपसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। बहुत सारे, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये जो कुछ कीवर्ड्स है ना, एक्ट ईस्ट, ओपन डोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सलामी स्लाइसिंग, ऐसे सब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आईआर का कोई स्टूडेंट हो या वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट हो तो उसने सब सुना होगा। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको आराम से। यही 3 कंट्री का पूछता है यार। इसमें भी देखो, क्रोनोलॉजी इनका फेवरेट है, जो भी एग्रीमेंट्स, डील्स जो भी साइन हुए इंडिया और चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के इवेंट्स बहुत पूछता है, जो हम
पार्टीशन के बाद से जो जो युद्ध हुए, फिर उसके बाद जो जो ट्रीटी साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी तो इनका फेवरेट है, हर साल एक सवाल टपका देते हैं। यूएस भी तो ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक तो यूएस न्यूज में रहेगा ही। तो इस बार यू कैन प्रिडिक्ट अच्छा खासा क्वेश्चन इन आईआर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के पहले इतने सारे इवेंट तो मुझे लगता है कोल्ड वॉर के टाइम पे भी नहीं होते थे। यूएसए इज विटनेसिंग द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। We shouldn't say unpredictable, he is actually mentally unstable. आगे, अरे हट जा भाई, अरे सॉरी। अब देखो आईजीपी में, यार आईजीपी के मैंने देखो बहुत पॉइंट वाइज लिख रखे हैं, आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने जो पीछे भी लिखा है उसमें भी उसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको मैंने बहुत डिटेल में लिखा है। उसके पीछे अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने उन सबको उतने सारे एग्जाम्पल्स, उतने सारे डिटेल में पॉइंटर तोड़ तोड़ के नहीं लिखे हैं, और इसको इतने पॉइंट्स में क्यों तोड़ तोड़ के लिखे हैं, आगे बताऊंगा। आगे कुछ है आप लोगों के लिए, बने रहिए। पहला देखो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, कितने दिन लगे, ये बेसिक जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, बेसिक उठा उठा के पढ़ लेना है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, पिछले 5 साल में 5 5 क्वेश्चन बने हैं, मतलब एवरेज एक ही रहता है, तो पढ़े हैं। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लगे तो छोड़ भी सकते हैं। प्रियम्बल से क्वेश्चंस आते हैं यार, प्रियम्बल्स बहुत आसान है पढ़ने में, इजीली। अगर जो पॉलिटिकल साइंस समझ ले कोई थोड़ा सा, तो प्रियम्बल हो गए, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो 4 टॉपिक हैं ये बहुत आसान होते हैं। एक बार समझ लिया, आधी पॉलिटिकल साइंस का टेंशन खत्म, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ से देखो 2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब एक तो इमरजेंसी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल से होता है, आर्टिकल 368। ये ऐसे सब जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अब मान लो हाई कोर्ट और मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो पूछ लिया कि रिट वाले पावर उनको किस में मिलते हैं, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल ऐसे तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़ा सा देख लेना, ये मतलब जरूरी है। इसमें से भी 2 4 सवाल बनते हैं। पार्लियामेंट से बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसके सेशंस, पावर और फंक्शंस, पार्लियामेंट्री कमिटीज, जुडिशरी में आपको पावर एंड फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, इनके डिफरेंसेस थोड़े से पढ़ लेने हैं, बहुत ज़रूरी है। पीआईएल पे क्वेश्चंस बने हैं पिछले कुछ सालों में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रिट से सवाल तो मतलब हर साल नहीं बनते, बट ये तो सबको पता ही होगा, पता होना चाहिए यार। जुडिशियल रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल बनेंगे। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी रहेंगे भाई साहब, और ये लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। इन सब के पावर्स एंड फंक्शंस इसको देख लेना है एक बार, खासकर प्रेसिडेंट के, पीएम के, गवर्नर के तो देख ही लेना यार, ठीक है। बाकी इन सब का तो पावर एंड फंक्शन उतना देखने की जरूरत है नहीं, बहुत बेसिक करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैंने नीचे लिख रखा है, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, ओथ, रेसिग्नेशन। अपॉइंटमेंट मतलब देखो, पहले इधर देखो, ये जो इतने लोग हैं भाई साहब, लोग प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल। अब अब ये सब जो भाई साहब लोग हैं, इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट कौन कौन अपॉइंटेड होते हैं, कौन कौन से इलेक्टेड होते हैं। अपॉइंटमेंट होता है तो कौन अपॉइंट करता है, ज़्यादातर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं,
4 हेडिंग दिमाग में ध्यान में रखना है। एक तो अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंट होता है, कौन इलेक्ट होता है। अपॉइंट होता है तो कौन अपॉइंट करता है, और जो इलेक्ट होता है तो उसके इलेक्शंस में कौन कौन वोट डालते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन वोट डाल सकते हैं, ऐसे वाले सवाल। फिर ओथ जो लेते हैं वो किसके समक्ष ओथ लेते हैं, रिजाइन करना होगा तो किसको रेजिग्नेशन देंगे, ऐसे वाले सवाल बहुत जरूरी हैं। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो ये तो पता ही होना चाहिए यार। फिर देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इनके वही कुछ कुछ फेवरेट अमेंडमेंट्स हैं, 42, 61, 86, 101, ऐसे ही सब वही घूम घुमा के पूछेंगे। इसमें तो इनके पास कुछ है नहीं खास। शेड्यूल्स रट लेना है, रट लेना है, पढ़ नहीं लेना है, रट लेना है। इसमें एक चीज मैं भूल गया, एक सेकेंड। माफ करिए, थोड़ा हैंड राइटिंग ये स्लैंट में रखा है ना, तो लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पंचायत, ये कर लेना, नहीं लिखा है ना मैंने ऊपर। ये भी करना है। अब इसमें बस इतना ही करना है। सीजीपी में यार देखो बहुत आसान है, ये सबसे मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ रेजिम पूछता है, और उसमें यही डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, अथॉरिटेरियन, हाइब्रिड, बहुत सिंपल ही रखता है। कुछ कुछ तो उल्टा सीधा उठा उठा के कहीं से ले आएगा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से सवाल, उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। पॉलिटिकल पार्टीज इजी इजी। इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में कौन सा है, यूएस में क्या है, यूके में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है। वही अप्रोचेस मॉडल ऑफ सीजीपी, ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होता। ये सारी चीज़ें तो यार बच्चों को पहले से ही पता होती हैं। अगर जो कोई पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको तो ये सब चीज़ें पता ही होंगी, उसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये जो अप्रोचेस, तो ये इसका पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये तो कोर थियरी है। देखो आगे, अरे यार, हाँ, ये रहा मेरा अनाउंसमेंट कि what I am going to do for you guys। तो देखो पहले ये 4 टॉपिक देखो, WPT, IPT, पॉलिटिकल थियरी और इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि कवर करते हैं हमारे 60% सिलेबस को। ये मैं आप लोगों को यूट्यूब पर ही कंप्लीट, मतलब ये चारों सेक्शंस कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा विथ माय हैंड रिटन नोट्स। देखो मैं लेक्चर का मॉडल ऐसे रहेगा कि मैं नोट्स लिख के लाऊंगा। बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने के चक्कर मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना आपके एग्जाम में ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं आपको 1.5 महीने में प्लेटो नहीं बना पाऊंगा, तो मैं वही है एक्सप्लेनेशन, मैं घर से पूरा हैंड रिटन नोट्स बना के लेके आऊंगा। उसी हैंड रिटन जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ होगा, मैं पढ़ाऊंगा, फिर वही नोट्स अपलोड कर दूंगा। आप उसके प्रिंट आउट ले लीजिए या डिजिटल फॉर्म में उसको रट लीजिए। यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन माई कंटेंट, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे नोट्स लेके आऊंगा, उतना मोर देन इनफ होगा, रिसर्च नोट्स। और एक चीज कह सकता हूँ अपने बारे में कि रिसर्च इज माई फॉर्ट। देखो ये 4 टॉपिक हो गए। बाकी सीजीपी और पब्लिक पॉलिसी के लिए, इसके लिए मैं लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको कंसाइज हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज, छोटे होंगे बट कॉम्प्रिहेंसिव एनफ होंगे, रेलेवेंट। रटो, आगे बढ़ो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत रैंडम से लेक्चर्स इधर उधर देख के। देखो अब रीजन है, मैं पढ़ा सकता था, बहुत सारे वीडियोस बना सकता था, बट द रीजन इज आई एम ऑल्सो बिजी इन सो मेनी अदर एग्जाम्स। मेरे अभी सीडीएस का एसएसबी होना है मेरा, इसी फेब में एसएसबी रहेगा। उसके बाद और भी कुछ कुछ एग्जाम्स हैं जो मार्च अप्रैल में ही हैं, तो बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस बना नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके नोट्स बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इसमें कुछ समझने के लिए वैसे कुछ है, मैं नोट्स में ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, पढ़ लीजिए, हो जाएगा उतने में।
देखो यार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगा मतलब इसके हैंड रिटन नोट्स बना दूंगा और इसको पढ़ा भी दूंगा यूट्यूब पे। बट मैं अभी से कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि फिर प्रॉमिस करने के बाद करना पड़ता है, फिर पीछे नहीं हट सकते। तो अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। बट अगर नहीं पढ़ा पाया या मैं नोट्स नहीं ला पाया तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है और रामबाण सोल्यूशन वही है, दी ओजी बुक लूसेंट। यू कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन दिस बुक। इसके बाहर आईजीपी से क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते। और किस वे में पढ़ना है आपको, लूसेंट पूरी नहीं पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस की, मैंने अभी पीछे दे रखा है ना आईजीपी का, कि कैसे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो सिर्फ वही पढ़ने हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि लूसेंट या तो मैं पढ़ा दूंगा, दूसरा एक ये भी कर सकता हूं मैं कि मैं लूसेंट किताब में मार्क करके, जो मार्किंग्स होते हैं पेज नंबर के साथ, या तो मैं यही बुक अपलोड करके आपके साथ एक ही लेक्चर में 1 घंटे में पूरा मार्किंग करके मार्क करके आपको दे दूंगा, बस इतने इतने पढ़ लीजिए। क्योंकि यार टाइम नहीं है शायद मेरे पास इतना पढ़ाने के लिए। हो जाएगा, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो इतना ही है इस एग्जाम में। सबसे पहले जो डर है एग्जाम का, हुआ बना रखे हो यार, उसको बाहर निकालो। ठीक है, आराम से हो जाएगा एग्जाम। और भी है कुछ? नहीं है, चलो खत्म हो गया, बस इतना ही था। और यार अब लेक्चर्स में डालना स्टार्ट करूंगा, डब्ल्यूपीटी से स्टार्ट करूंगा और शायद भी साथ साथ में आईआर भी रखूंगा। बाकी मैंने सोचा था यार, क्या कहते हैं ये पीवाईक्यूज कराने को, तो पीवाईक्यूज के लिए अभी मैंने, बट ऐसे रैंडम मेरा दिमाग में प्लान है कि 2 मिनट के अभी वो बन सकते हैं ना शॉर्ट्स वीडियोस जो होते हैं यूट्यूब पे, 2 मिनट के बन सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 मिनट में 10 क्वेश्चंस, जैसे डब्ल्यूपीटी के पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन आए होंगे, 50 55 60 क्वेश्चन आए होंगे। 60 क्वेश्चन के 6 वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट 6, ऐसे करके 6 छोटे छोटे जो मतलब शॉर्ट्स वाले वीडियोस होते हैं उनमें अपना अपलोड कर दूंगा। उससे आप लोग कर लीजिए पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है यार, मैं तो यही बोलूंगा। वैसे मैंने सारे रिसर्च कर रखे हैं, आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बट पीवाईक्यू पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाला काम मैंने कर दिया है। और यही काम होता है एक कोचिंग का, कि आप काम आसान कर दो, पढ़ने का तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा। ठीक है, तो आप, मैंने जितना बताया है आप इतना पढ़ लीजिए। इतना भरोसा करिए कि मैंने सिर्फ इससे शायद कम ही पढ़ के, इससे कम ही पढ़ के मतलब इतना मैंने, कुछ कुछ चीजें जैसे मैं खुद पढ़ने जाता हूँ मैं छोड़ देता था कि मैं ये तो क्या ही पूछेगा, बट मैंने वो सब भी इसमें इंक्लूड कर लिया है कि कोई चांस ना लें। तो आप लोग इस पर रिलाई कर सकते हैं आराम से यार। आपके 230 40 मतलब आप, बैकग्राउंड भी नहीं है ना आपका, अगर जो पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, आपको 1.5 महीना 2 महीना टाइम है, तो आप 200, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मत बनिए, 220 पे टिक जाइए। और 220 आ सकते हैं सिर्फ रट के और बेसिक समझ रख के, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पेपर में। चलिए, धन्यवाद। बस इतना ही, कितने यार 39 40 मिनट का वीडियो बन गया। हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता ना, बोलूंगा नहीं। जिसको पसंद आए यार वो कर लेना, नहीं पसंद आए मत करना। ठीक है फिर, राम राम, खुदा हाफिज।